ओके फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। द सीजीपीएससी कोच के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम परसेंटेज टॉपिक का कवर कर रहे हैं और जिस पर आज हमारी चौथी क्लास है। और आपके सिलेबस में प्रतिशत का ही एक टॉपिक परसेंटेज से हटा के कहीं मतलब आपके सिलेबस में ही लिखा हुआ है। वो टॉपिक क्या है आपका? जन्म एवं प्रतिशत जन्म एवं मृत्यु दर, जनसंख्या वृद्धि एवं ह्रास। बेसिकली मतलब किसी शहर की कुछ पॉपुलेशन होती है, तो यदि उसमें किसी प्रकार की बढ़ोतरी हो रही, वृद्धि हो रही है, कमी हो रही है, तो इस पर ये टॉपिक बनता है। और व्यापम में इस टॉपिक से अधिकतर मतलब कई बार क्वेश्चन पूछे जा भी चुके हैं। और इस बार क्या किया कि आपके सिलेबस में इसको एक अलग से ही एक टॉपिक डिफाइन कर दिया है। तो हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि वैसे तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट होता ही है, लेकिन जब इसको अलग से डिफाइन किया है तो कम से कम यहां से आपको दो क्वेश्चन तो देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, है ना। एक तो दो से ऊपर हो जाएंगे वो अलग बात है, लेकिन मिनिमम आपको यहां से दो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और ये परसेंटेज का ही एक सब टॉपिक है, मतलब परसेंटेज के अंतर्गत ही हम इसको कवर करते हैं दोस्तों। तो चलिए समझते हैं इस पर किस तरह के क्वेश्चन हमको देखने को मिलते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है, बहुत ही आसान टॉपिक है। सिर्फ केवल एक फॉर्मूले पे, केवल एक फॉर्मूले से इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। और थोड़ा बहुत जो आपको जो परसेंटेज का जो इसमें कॉन्सेप्ट यूज होता है वो तो मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा भी दिया हुआ है, वो भी इसको मैं यहाँ पास देखेंगे किस तरह से यूज करते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि जो आपका एक टॉपिक है, जन्म एवं मृत्यु दर, जनसंख्या वृद्धि एवं ह्रास, है ना। परसेंटेज का क्या है? बर्थ एंड डेथ रेट पॉपुलेशन पर, ये आपका पॉपुलेशन पॉपुलेशन पर क्या है, ये आपका टॉपिक है। तो चलिए दोस्तों क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या है, किस तरह से हमारे इस टॉपिक से प्रश्न आते हैं। देखिए पहला प्रश्न है, बोल रहा है कि एक गांव की आबादी 20% प्रति वर्ष की दर से घट रही है। यदि 2 वर्ष पूर्व उसकी आबादी 10,000 थी तो वर्तमान आबादी ज्ञात करिए। तो चलिए सबसे पहले इस टॉपिक से, जो इस टॉपिक का फॉर्मूला है उसको समझ लेते हैं पहले। तो ध्यान दीजिएगा बिल्कुल। क्या होता है, सपोज कोई आपका शहर है, ठीक है, कोई भी शहर है आपका, है ना। अब क्या है, इस शहर में एक तो होगी क्या आपकी आज वर्तमान की, एक तो होगी क्या आपके आज वर्तमान वर्तमान ठीक है। देखिए ये तो हो गया एक वर्तमान, मतलब एक एट आज प्रेजेंट की डेट पे। और इसके बाद में कुछ समय बाद तो ये क्या हो जाएगा आपकी टी वर्ष, है ना, टी ईयर बाद में, टी वर्ष बाद में यदि इसमें किसी भी प्रकार की शहर की आबादी में, वर्तमान की शहर की आबादी में किसी भी प्रकार की क्या हो रही है, यदि वृद्धि वृद्धि या कमी कमी ठीक है, कमी हो रही है, तो वर्तमान की कुछ आबादी होगी। हमने मान लिया कि उसकी वर्तमान की आबादी क्या है, एक्स है। किसी शहर की वर्तमान की आबादी एक्स है। टी वर्षों में, चाहे वो 1 वर्ष हो सकता है, चाहे वो 10 वर्ष भी, कितने भी वर्ष हो, टी वर्षों में क्या हो रहा है कि उसकी आबादी में वृद्धि या कमी कुछ भी हो सकता है। क्योंकि क्या होता है, जन्म भी होता है किसी शहर में, या हम बात कर लें किसी शहर मतलब क्या, किसी भी इलाके में, पूरे राष्ट्र में। तो क्या होता है, जन्म भी होता है, मृत्यु भी होती है। तो वृद्धि मतलब क्या, जन्म होगा, और कमी अर्थात क्या, मृत्यु होगी, ऑब्वियस है। तो किसी शहर की वर्तमान आबादी यदि हमने मान ली एक्स है और उसमें टी वर्षों में वृद्धि या कमी हो रही है, तो टी वर्ष बाद क्या होगा, उसकी आबादी मान लीजिए क्या हो गई, उसकी आबादी वाई हो गई। टी वर्ष पहले क्या थी, एक्स थी। टी वर्षों में वृद्धि या कमी हुई और टी वर्ष बाद क्या हो गई, उसकी आबादी वाई हो गई। तो बेसिकली ये इसका एक मेन कॉन्सेप्ट रहता है कि आज वर्तमान में इतनी आबादी थी, 2 सालों में, 3 सालों में आबादी में वृद्धि या कमी हुई, ये आपको डाटा देगा और पूछेगा कि बताइए फिर 2 साल बाद आबादी क्या होगी। या बोल देगा कि आज इतनी आबादी है और इस प्रतिशत से घट या बढ़ रही है, तो 2 साल पहले क्या थी। तो तो ये क्या क्या करना, देखिए यदि क्या बोल रहा है, यदि आपको यहां डाटा दे रहा है कुछ भी, यहां आपको कुछ भी डाटा दे रहा है और बोल रहा है कि टी वर्षों में 4% की वृद्धि हुई, तो अब क्या हो गया, वर्तमान ये हो गया। आज आज क्या बात कर रहा है कि आज किसी शहर की आबादी 1,000 है और उसमें टी वर्षों में 4% की वृद्धि हुई है। तो बताइए कि टी वर्ष पहले, तो अब ये क्या हो जाएगा, ये वर्तमान हो जाएगा और ये टी वर्ष पहले हो जाएगा।
तो वो किसी भी तरह से क्वेश्चन को पूछ सकता है। जैसे क्या है, मान लीजिए कि आज वर्तमान में मेरी आयु कितनी है, 30 साल है, तो मेरे से क्या पूछेगा कि आपकी आयु 2 साल पहले क्या थी। ठीक है, तो ये क्या होगी, मैं बताऊंगा मेरी 2 साल पहले की आयु 28 वर्ष थी। 2 साल पहले मेरे से ये क्या पूछ, देखिए क्या पूछ सकता है। आज पूछेगा, आज जैसे मेरी वर्तमान आयु 30 साल है, मेरे से पूछेगा कि 2 वर्ष पूर्व आपकी आयु क्या थी, तो मैं कहूंगा 28 साल। और फिर ये पूछ सकता है कि 2 वर्ष बाद आपकी आबादी क्या हो, आपकी आयु क्या होगी, तो मैं बता दूंगा क्या, 32 साल। तो बस यही है कि पूर्व और बाद का इसमें जो रहता है वो कंफ्लिक्ट रहता है। तो वो आपको समझाता हूं, बिल्कुल आसान है। तो क्या है, ये इसका बेसिक फंडा रहता है। अब देखिए इससे फॉर्मूला कैसे बनता है वो आपको दिखाता हूं मैं। देखिए कुछ नहीं, ये परसेंटेज का टॉपिक भी है, और यहां जो फॉर्मूला यूज करते हैं, जो आप लोग कंपाउंड इंटरेस्ट में, चक्रवृद्धि ब्याज में जो फॉर्मूला को यूज करते हैं ना, बस उसी फॉर्मूले को यहां यूज करना है, और कुछ नया नहीं इस फॉर्मूला, मतलब इस जो ये टॉपिक्स में कुछ नया नहीं है। देखिए कुछ नहीं करना रहता है, यहां आपको लिखना है, इधर आप लिखेंगे क्या, प्रारंभिक, इधर आपको लिखना है प्रारंभिक, और यहां आपको लिखना है बाद का, बाद बाद का, देखते आइएगा। फिर यहाँ क्या करना है, आपको 100 लिखना है। अब जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट, जैसे यहाँ पास 20% दिया हुआ है, वो जो भी दिया हो, तो अपन क्या कर लेंगे यहाँ पास आर, और इधर क्या कर लेंगे बाई 100, ये आपका ये लिखा हुआ है, और इसकी पावर क्या हो जाएगा, टी। ये इसका फॉर्मूला है। अब प्रारंभिक का मान क्या है, प्रारंभिक का मान ये होगा, मतलब क्या, इनिशियल वैल्यू, याद रखिएगा क्या, इनिशियल, इनिशियल वैल्यू। ठीक है, और ये क्या है आपकी बाद की, मतलब वृद्धि होने के बाद क्या हो जाएगा, ये आपका फाइनल, ये हो गया आपका फाइनल वैल्यू। इसका मतलब क्या है, ये आपका जो बाद मैंने यहां पर लिखा है, बाद का अर्थात फाइनल वैल्यू, ये इनिशियल वैल्यू और ये फाइनल वैल्यू। तो इसी फॉर्मूले से क्या करना है, हमको सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आइए पहले एक क्वेश्चन को समझते हैं, तो आपका फॉर्मूला आराम से क्लियर हो जाएगा। देखिए क्या बोल रहा है कि आबादी 20% प्रति वर्ष की दर से घट रही है। क्या बोल रहा है, घट रही है। यदि आपको घट रही बोलेगा तो आपको माइनस साइन यूज करना है, यदि आपको वृद्धि हो रही कहेगा तो आपको प्लस साइन यूज करना है ना, इसमें तो कंफ्यूजन नहीं है। प्लस साइन कब यूज करना है, जब वृद्धि होगी, और घट रहा होगा तो क्या करेंगे आप, माइनस साइन यूज करेंगे। तो हमारे यहां पास क्या बोल रहा है, आपको आर दिया हुआ है कितना, 20%, और क्या बोल रहा है कि वो आबादी घट रही है। तो हम यहां पास क्या यूज करेंगे, आबादी घट रही है, अर्थात यहां हम माइनस साइन को यूज करेंगे। ठीक, तो देखिए अब हमको और क्या दिया हुआ इसके अलावा, यदि बोल रहा है कि 2 वर्ष पूर्व की आबादी, 2 वर्ष कह रहा है कि 2 वर्ष पूर्व की आबादी, आज वर्तमान की आबादी की बात नहीं कर रहा है, तो क्या प्रारंभिक में, मतलब प्रारंभ में 2 वर्ष पूर्व, अर्थात प्रारंभ में कुछ आबादी रही होगी शहर की, तो हमको कितना दिया है, 10,000। 2 वर्ष पूर्व अर्थात प्रारंभ में उस शहर की आबादी, उस गांव की आबादी 10,000 थी। और हमसे क्या बोल रहा है कि वो कैसी हो रही है, वो 20% प्रति वर्ष की दर से क्या हो रही है, घट रही है। तो हमने ये -20 कर दिया, और कितने साल दिया हमको, 2 साल दिया है। तो देखिए जब आपको यहाँ पर टी बराबर कितना है, आपको टी बराबर 2 साल दिया हुआ है, ये तो ये आपने 2 कर दिया। और पूछ क्या रहा है, तो बताइए कि वर्तमान आबादी क्या है। जब ये 2 वर्ष पूर्व की आबादी थी, तो वर्तमान मतलब क्या, 2 वर्ष बाद का, वर्तमान मतलब क्या, 2 वर्ष बाद का। जब पूर्व में इतना था, तो इसके 2 वर्ष बाद कितना होगा, ये हमसे पूछ रहे हैं। तो माना कि 2 वर्ष बाद क्या है, एक्स था, कुछ भी आप एज्यूम कर लो। ठीक है, तो देखिए अब इसको सॉल्व कर लेना है आपको, इधर सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये 10,000 दिया हुआ है, 100 में से 20 जाएगा तो ये हो गया 80, और ये यहाँ 100, कितनी इसकी पावर कितना है, इसकी घात में कितना है, 2। सॉल्व कर लीजिए, ये हो गया x, ये हो गया 10,000, और ये कितना हो जाएगा, ये देखिए, इसको कुछ नहीं करना है आपको, ये और ये काट लीजिए इसको। ये 2 शून्य से यहाँ 2 शून्य कट जाएंगे, ये 2 शून्य से यहाँ 2 शून्य कट जाएंगे, तो आपको x का मान कितना मिल जाएगा, 8 अट्ठे 64, 6400, 8 अट्ठे 6400, ऑप्शन बी। यहां से रिजल्ट क्या निकला, यहां से रिजल्ट ये निकला कि उस गांव की आबादी 2 वर्ष पूर्व 10,000 थी, फिर क्या हुआ कि प्रति वर्ष 20% घटी, घटेगी तो ये तो अब ये तो तय हो गया कि घट रही है, कि अर्थात 2 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, उसकी आबादी यदि 10,000 थी तो उसमें कमी आएगी,
कितनी हो गई, वो घट के 6400 हो गई। तो इस तरह से आपको फॉर्मूले को यहां यूज करना है। आइए इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। इस पे देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में, एक नगर की जनसंख्या 64,000 है, उसमें 10% वार्षिक वृद्धि होती है, तो 3 वर्ष बाद उस नगर की जनसंख्या कितनी होगी। अब क्या कर रहा है, पिछले क्वेश्चन में कमी हो रही थी, इस क्वेश्चन में वृद्धि कर रहा है, और समय कितना दिया है हमको, 3 साल। तो देखिए कैसे यूज करना है, और हमको आबादी कितनी दिया है, यदि एक नगर की जनसंख्या, तो हमको क्या बोल रहा है, ये आज वर्तमान की, हमको आज वर्तमान की आबादी दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए देखिएगा आप लोग इसमें एक सेकंड। देखिए क्या बोल रहा है यहां, हमको दिया हुआ है वर्तमान जनसंख्या कितनी है, 64,000, 64,000 दिया है, और क्या बोल रहा है 10% की रेट से बढ़ रही है, तो ये कितना हो गया आपका 100, और ये हो गया आपका 10, और ये 100 आ गया, और समय कितना आपका दिया है 3 साल, और हमसे पूछ रहा है क्या कि 3 साल बाद वो कितनी हो जाएगी, ये आपसे पूछ रहा है, ये आपको दिया हुआ है और 3 साल बाद का आपसे पूछ रहा है, 3 साल बाद आपका पूछ रहा है इससे। तो इनिशियल वैल्यू कितनी हो गई आपकी, अभी जो इनिशियल वैल्यू आपकी हो गई 64,000 आपको दिया है, 3 साल बाद 10% रेट की वृद्धि दर से उसकी उस नगर की जनसंख्या कितनी होगी, तो हमने बोल दिया x होगी। इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखिए कुछ नहीं, बस क्या रहता है इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं ना, इनमें केवल आपको सिर्फ प्रारंभिक मान और अंतिम मान में केवल आपको कंफ्यूजन हो पाता है, इसके अलावा कुछ नहीं। यदि आप ये समझ गए ना कि हमको प्रारंभिक वैल्यू क्या रखनी है और अंतिम वैल्यू क्या निकालनी है, बाकी का इसमें सिर्फ कैलकुलेशन और कुछ नहीं है फॉर्मूले में। चलिए तो ये हो गया आपका x, ये कितना है आपका 64,000, और ये हो गया 110 भागे 100, कितनी पावर कितनी है, घात कितनी है 3, तो ये कितनी बार आ जाएगा, 3 बार, 110 और ये 110। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं ना, क्यों, क्योंकि ये क्या है, घात में 3 है, 3 बार आ जाएगा। यदि क्या होता है, ए क्यूब का मतलब क्या होता है, ए गुणा ए। ठीक है, तो यहां पास हमारा क्या है, 110 भागे 100 है, तो वो 3 बार आ गया। अब काटिए इसको, तो देखिए जब आप किसी संख्या को काटते हैं ना, तो या तो आप इससे इसको काट सकते हैं, या तो आप जो नीचे वाला है वो नीचे वाले को, या ऊपर वाले को ऊपर वाले से काट सकते हैं। ये ऐसा क्रॉस में नहीं कटता, क्योंकि क्रॉस में क्या होता है, क्रॉस में तो गुणा होता है, कटता नहीं है, भाग नहीं होता है। तो या तो आप ये ऊपर वाले को नीचे वाले से काटेंगे, या तो आप ये जो ऊपर है, ये इधर जो मतलब आपके राइट हैंड साइड में जो अपर अंश है, अंश वाला एरिया है, या तो आप उसको इस साइड से काटेंगे, या जो आपका हर है वो इधर से काटेंगे, क्रॉस में नहीं कटेगा। ठीक है, देखिए तो ये क्या हो गया, यहां समझिएगा, ये 2 शून्य, ये 2 शून्य से कट गए, इसके बाद में ये यहां का 1 शून्य, इससे अपन ने काट दिया। अब बचते कितना, देखिए यहां का 1 शून्य बचा है, एक ये कटा, और ये वाले जो 2 शून्य है वो इससे कट गए, तो हमारे पास में क्या बचा, ये आया आपका आंसर 11 गुणे 11 गुणे 11, और ये जो 64 था ये इधर जाके क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो ये हो गया आपका 11 का क्यूब। अब देखिए इसके आगे समझिएगा, कितना है आपका 64, और 11 का क्यूब कितना होता है, यदि आपको डायरेक्टली याद है तो आपको एग्जाम में फायदा होने वाला है, और यदि आपको याद नहीं है तो आपको फिर गुणा करना पड़ जाएगा। तो ज्यादा अच्छा है कि 20 तक का कम से कम आप लोग को क्यूब याद हो, और 30-40 तक का आप लोग को स्क्वायर याद हो। तो 11 का क्यूब कितना होता है, 11 का क्यूब होता है 1331। कितना होता है, 1331। अब आप देखिए इसको आपको क्या करना है, ये क्या है, हमारे x की वैल्यू है, इसको आपको सॉल्व करना है। अब इसके दो तरीके हैं, या तो आप इसका गुणा करिए आंसर निकालिए, और या तो फिर क्या करिए, आप यहां रुकिए, क्योंकि क्या मैं आप लोगों को बताता हूं कि जब भी आपका कैलकुलेशन सेकंड लास्ट स्टेप पे आता है तो वहां आपको रुकना है, वहां आपको रुक के अपने ऑप्शंस चेक करना है। और ऑप्शंस में क्या चेक करना है आपको, जो दिए गए ऑप्शंस में आपको यूनिट डिजिट चेक करना है। क्या चेक करना है आप लोग को, यूनिट डिजिट चेक करना है। अब आप इधर इधर देखिए, यदि इस 1331 में इकाई का अंक कितना है, 1 है, और 64 में इकाई का अंक कितना है, 4 है, तो 1 का गुणा 4 से करेंगे
अर्थात 64 का गुणा जब 1331 से होगा तो जो भी संख्या आएगी ना उसका इकाई का अंक कितना होगा? 4 होगा। देखिए ऑप्शन में किस संख्या का इकाई का अंक 4 है? किसी में नहीं है, सिर्फ केवल इसमें है, बी में इकाई का अंक 4 है। और आप लोग को चेक करना उसके आगे, यदि मान लो कि क्या होता है कि सपोज यहां पास भी 4 होता तो आपको और चेक करना पड़ता। तो देखिए कैसे चेक करते हैं अपने आंसर को। कुछ नहीं करना है, जैसे कि 64 है ना, तो 64 को एक समय के लिए, एक पल के लिए 60 ले लो। और आप 1331 है तो 1331 को एक पल के लिए कितना ले लो? आप 1300 ले लो। और 13 और ये क्या हो गया आपका? 6। 13 में 6 का गुणा करोगे तो कितना आएगा? 13 6 78, 78। लेकिन यहां क्या था? ये यहां 4 था और यहां 31 था, तो ये 13 गुणा 6 कितना होगा? 78। ये हो गया 78 और कितने जीरो आएंगे? 3 जीरो। ये कितना हो गया? 78,000 हो गया। लेकिन यहां हमने क्या 64 को 60 लिया था और 1331 को 13 लिया था, मतलब जो हमारा उत्तर होगा ना वो 78,000 से ज्यादा आएगा और उसका इकाई का अंक क्या होगा? 4 होगा। तो ये क्या मिल गया हमको? एक अनुमानित मिल गया कि जो हमारा आंसर है ना वो 78,000 से ऊपर आएगा और इकाई का अंक 4 होगा। तो देखिए जैसे ये 85,000 है और इकाई का अंक 4 है, तो यहां से आपको अनुमान भी मिल जाएगा कि हमारा आंसर 78,000 से ऊपर का है और इकाई का अंक 4 है। तो आपको इसको डायरेक्टली पूरा पूरा गुणा भाग ना करके आपको टिक कर देना है। और यदि आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है तो गुणा करने में बहुत देर लगनी नहीं है, 1 आध मिनट लगेगा, सॉल्व कर लीजिएगा। तो ये इस तरीके से आप अपना एग्जाम में कैलकुलेशन में टाइम बचा सकते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक गांव की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 5% की वृद्धि होती है। यदि उसकी वर्तमान जनसंख्या 4410 है तो 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या क्या थी? पूर्व। देखिए बहुत मजेदार क्वेश्चन है, अब यहां समझिएगा। 5% की क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। और समय कितना दिया है? 2 वर्ष। तो कितना हो जाएगा आपका? 105 हो जाएगा। 105 2 बार आएगा आपका 105। अब ये मत पूछना सर ये कैसे कर दिए, ये आपका क्या था? 100 प्लस आर था डिवाइडेड बाई 100 था और इसकी पावर टी था। आर की वैल्यू 5 रखोगे तो 105 भागे 100 होगा। और समय कितना दिया है आपको? 2। जब इसको आप ए स्क्वायर बराबर कितना होता है? ए स्क्वायर बराबर होता है ए गुणा ए। तो इसीलिए मैंने क्या कर दिया, डायरेक्टली इसको जोड़ के 105 देखा तो 105 भागे 100, 105 भागे 100। अब देखिए क्या बोल रहा है कि किसी गांव की जनसंख्या में इतनी वृद्धि होती है यदि वर्तमान की संख्या 4410 है। तो क्या पूछ रहा है? पूर्व का पूछ रहा है, पूर्व का। अब आप बताओ मेरे को, यहां पास क्या है? इनिशियल वैल्यू है और यहां क्या है? फाइनल वैल्यू है, फाइनल वैल्यू है। अब आप बताओ मेरे को, ये पूर्व का पूछ रहा है। पूर्व का मतलब क्या? कुछ प्रारंभिक वैल्यूज की रही होगी। तो हमसे क्या पूछ रहा है? ये पूछ रहा है, प्रारंभिक वैल्यू पूछ रहा है। और वर्तमान में हमको क्या दिया हुआ है? वर्तमान वैल्यू हमको दी हुई कितनी? 4410। सिर्फ यही कॉन्सेप्ट है, तो यहां कुछ नहीं करना है, आपको लगा देना है। तो इस बार क्या है? इस बार हमको इनिशियल वैल्यू पूछ रहा है और फाइनल वैल्यू हमको दिया हुआ है 4410। चलिए सॉल्व करिए और देखिए, याद हो या तो उसको आप काट लो, कितना होगा? देखिए 5 से काटोगे तो 5 दूनी का 10, 5 एक कम और ये हो जाएगा 20। या तो कभी भी आप इसको याद रख लो कि यदि आपको 105/100 दिखता है, जब भी कभी आपको 105/100 दिखता है तो सीधे इसका मतलब होता है 21/20। दिमाग में रख लो तो काटना भी नहीं पड़ेगा आपको। तो ये कितना हो गया? 21 और ये कितना हो गया? 20। अब आप देखो कितना आ गया आपका? ये आपका 4410 है और ये आपका कितना है? x। ये कितना हो गया? ये 21 का स्क्वायर हो गया और ये क्या हो गया? इधर हो गया आपका 20 का स्क्वायर। 20 गुणा 20, 21 गुणा 21। 21 का स्क्वायर कितना होता है? 21 का वर्ग कितना होता है? 21 का वर्ग होता है 441। तो 21 का वर्ग कितना? 441। तो ये और ये कट जाएगा तो x का मान कितना आएगा? x का वैल्यू कितनी आएगी? 20 का स्क्वायर कितना होता है? 400। सॉरी 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका? 4000। तो ये क्या हो गया आपका? इधर से कितना आ गया आपका? कितना है आपका आंसर? 4000। हमको कितना दिया था? वर्तमान का 4410 दिया था और 2 साल पूर्व का पूछ रहा था, तो कितना आ गया? 4000। देखो ये कितना हो जाएगा? ये आपका देखो
इसको मैं सॉल्व ही कर देता हूं। कितना आया था ये भाई, ये 4410 है और ये कितना था x, 21 भागे 20 और 21 भागे 20, 21 गुणे 21 करोगे तो कितना आएगा 441 आता है। तो 441 कट जाएगा कितनी बार 10 बार, और ये 21 21 कट गया तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 20 गुणा 20 400 और 400 गुणा 10 से होगा तो कितना हो जाएगा आपका 4000। ये बी आंसर। तो कुछ नहीं करना रहता, केवल आपको बस इतना समझना है कि दिया क्या है, वर्तमान दिया है, पूछ रहा है क्या पूर्व, पूर्व दिया है, निकालना वर्तमान है, बस इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं और कठिन। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, यदि किसी शहर की आबादी वर्ष 2001 और 2011 में क्रमशः 5,60,400 एवं 7,05,500 रिकॉर्ड की गई, तो उस शहर की जनसंख्या में वृद्धि दर कितनी है। हमको बोल रहा है कि 2001 में, सन 2001 में जो शहर की आबादी थी वो कितनी थी आपकी 5,05,6,0,400 कितनी थी, और 2011 में कितनी हो गई वो, 2011 में वो हो गई कितनी आपकी 7,000 और ये कितनी। तो बताइए कि वृद्धि दर क्या है। तो इस बार क्या कर दिया है, इस बार आपको इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू दे दिया है और पूछ रहा है कि कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब किस दर से उस शहर की जनसंख्या बढ़ी है। तो ये क्या है आपका, देखिए ये आपका फाइनल वैल्यू है, ये आपका अंतिम मान है, और ये उसकी उस शहर की क्या थी, इनिशियल वैल्यू थी, उस शहर की इनिशियल आबादी थी, प्रारंभिक मान था, और ये वर्तमान का बढ़ने के बाद में। तो दोनों को माइनस कर दो, तो इसमें से आपका 7,05,000 में से 5,60,400 को माइनस कर दोगे तो कितना आएगा, देखो 140, ये करो माइनस करके देखो, माइनस आ रहा है इतना, कितना आ गया आपका, आप फाइनल वैल्यू में से इनिशियल वैल्यू को घटाए तो कितना आ गया आपका 1,40,100। तो ये क्या आ गया आपका, आपका फाइनल वैल्यू में से जो वर्तमान की वैल्यू है और पूर्व की जो पूर्व का मान था, दोनों का अंतर कितना आ गया आपका 1,40,100। अब आपसे क्या पूछ रहा है कि किस वृद्धि दर आपसे पूछ रहा है, रेट ऑफ इंक्रीमेंट आपसे पूछ रहा है। तो दोनों का अंतर कितना आया, इतना आया। और कल मैंने आपको बताया था एक फॉर्मूला, प्रतिशत वृद्धि का फॉर्मूला क्या होता है, प्रतिशत वृद्धि का फॉर्मूला क्या होता है, अंतिम माइनस प्रारंभिक भागे प्रारंभिक मान। तो कितना था आपका प्रारंभिक मान, आपका प्रारंभिक मान था 560 और ये कितना हो गया 400, और क्या पूछ रहा है हमसे, प्रतिशत पूछ रहा है, तो इसमें क्या करोगे आप गुणा कर दोगे 100 का। अब इसको काट लो तो कितने से कटेगा, ये कट जाएगा आपका, ये 2 शून्य से तो 2 शून्य कटा, और इसको काटोगे तो ये आपका 56 और चौक, तो ये आपका आ जाएगा दूनी का और पंचे 25%। कितना आ गया आपका 25%। इसको आप काटोगे तो कितना आ गया आपका आंसर, ये आपका आ जाएगा 56, मतलब 5,604 में आप 25 से गुणा करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा 14, मतलब 1,40,100। तो ये आपका 25% आपका कितना आ रहा है, वृद्धि आ रहा है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको 25% मिल जाएगा। ठीक है, देखिए आया समझ में। देखिए क्या वो कहने का मतलब क्या है कि जो आपका 1,40,100 5,60,400 का कितना है, तो आप बताएंगे सर वो 25% है। तो यहां हमारी कितनी वृद्धि हुई है, आबादी में कितनी परसेंट की वृद्धि हुई है, तो यहां आपके आबादी में वृद्धि हुई है 25% की। कितने 25% की। सिर्फ केवल आपका एक ही फॉर्मूला यहां यूज हो रहा है, कोई दूसरा नया फॉर्मूला यहां यूज ही नहीं हो रहा है। अब देखिए क्या बोल रहा है कि एक गांव की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 5% की वृद्धि होती है, यदि इसकी वर्तमान जनसंख्या 4410 है, 4410 है, तो 2 वर्ष पूर्व इसकी जनसंख्या क्या थी। रिपीटिंग क्वेश्चन है क्या, एक बार चेक कर लेते हैं, क्या इस क्वेश्चन को सॉल्व करें हैं क्या हम, रिपीटिंग क्वेश्चन है जहां तक ये, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ जी, रिपीटिंग क्वेश्चन है, इसको हम लोग इसके पहले भी सॉल्व कर चुके हैं,
है ना, रिपीटिंग क्वेश्चन, क्वेश्चन दोबारा आ गया है, दोबारा प्रिंट हो गया क्वेश्चन। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। नया क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। किसी नगर की जो जनसंख्या है वो कितनी है, 3 लाख है, जिसमें से 1,80,000 पुरुष हैं। यदि 50% जनसंख्या साक्षर है, यदि 50% जनसंख्या आपकी साक्षर है, 50% जनसंख्या साक्षर है, जिनमें से 70% पुरुष साक्षर हों, तो साक्षर महिलाओं की संख्या ज्ञात करिए। क्या बोल रहा है देखिए, इसमें हमको क्या बोल रहा है कि जो आपका एक नगर है उसकी जनसंख्या कितनी है, कुल 3 लाख। 3 लाख क्या बोल रहा है कि इस 3 लाख में से आपके पुरुष कितने हैं, इस 3 लाख में जो पुरुष की संख्या है वो कितनी है, 1,80,000, 1,80,000 में पुरुष हैं। और कह रहा है कि इस जो 3 लाख की संख्या है, इस 3 लाख में 50% कितने, आपके इस 3 लाख में 50% क्या है, साक्षर है। इस 3 लाख में 50% साक्षर है, अर्थात 3 लाख का 50% कितना होगा, 1.5 लाख। 3 लाख का 50% कितना होगा, 1.5 लाख। तो कितने साक्षर हो गए, 1.5 लाख साक्षर है। अब ये पूछ रहा है, अब ये बता रहा है कि जो जो आपके पुरुषों की संख्या है 1,80,000, इनमें से ये आपके 1,80,000 में, इस 1,80,000 में 70% पुरुष कैसे हैं, 70% पुरुष क्या है, साक्षर हैं। 70% पुरुष साक्षर हैं। तो आपसे प्रश्न पूछ रहा है, तो बताइए कि साक्षर महिलाओं की संख्या कितनी है। कुल साक्षर कितने हैं, 1,50,000। कुल पुरुष कितने हैं, 1,80,000। उसमें से साक्षर कितने हैं, 70%। 70% का मतलब क्या होगा, समझिएगा, 70% पुरुष क्या है, साक्षर हैं। 70% का अर्थ क्या होता है, यदि आप इसको लिखोगे तो कितना आएगा, 70/100, काटो तो कितना हो गया, 7/10, 7/10। तो यहां से हमको क्या दिख रहा है, 7/10। मैंने आपको लगातार पहली क्लास से बता रहा हूं कि जो ये जो नीचे की वैल्यू होती है, ये क्या होती है, ओरिजिनल वैल्यू होती है। ये 100% वैल्यू होती है, क्या, ओरिजिनल वैल्यू होती है। ये 10 यहाँ क्या है, ये 10 का मतलब क्या है कि पुरुषों की संख्या, कुल पुरुष, ये जो 10 बता रहा है आपको, तो ये कुल पुरुष है। और कुल पुरुष कितने हैं, 1,80,000 हैं। उसमें से 7 साक्षर हैं, मतलब इस कुल पुरुष 10 में से 7 साक्षर हैं, 70% क्या, साक्षर हैं। तो देखिए यहां से यदि 10 बराबर, यदि 10 बराबर 1,80,000 है, यदि 10 बराबर 1,80,000 है, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 18,000। तो साक्षर कितने हो गए, साक्षर 7 हैं, तो गुणा कर दो 7 का, तो कितना हो जाएगा आपका, ये कितने हो गया, ये हो गया 8 7 56, 18, 8 7 56, ये हो गया आपका 8 7 56, 5 7 1 7 और 1 7, 7 1 7 और 7 और 5 12। तो ये हो गया आपका 1,26,000। कितना हो गया आपका, 1,26,000। तो कुल साक्षर पुरुष कितने हो गए, 1,26,000। और कुल साक्षर कितने हैं, कुल साक्षर हैं 1.5 लाख। उसमें से साक्षर पुरुष कितने हैं, 1,26,000। तो बचे कितने, 24,000। कुल साक्षर कितने हैं, 1,50,000। इसमें से साक्षर पुरुष कितने हैं, 1,26,000। बचे कितने, 24,000। ये 24,000 क्या है, साक्षर महिलाएं हैं। 24,000 साक्षर महिलाएं हैं। देखिए फिर से बतला रहा हूं कि 3 लाख की जनसंख्या है, इसमें से 50% साक्षर हैं। 50% साक्षर है, अर्थात 1.5 लाख साक्षर कितने हैं, कुल 1.5 लाख। फिर क्या बोल रहा है कि 1,80,000 पुरुष हैं। उन 1,80,000 पुरुषों में 70% साक्षर हैं। कितने, 70% साक्षर हैं। या तो आप सीधे 1,80,000 का 70% निकाल लो, या तो 70% को आप भिन्न के रूप में लिखोगे तो 7/10 होगा। और जो आपका हर होता है वो क्या होता है, पूर्ण होता है। क्या, आधार जो होता है आपका ओरिजिनल नंबर होता है। यहां 10 का मतलब क्या है, कुल पुरुषों की संख्या। यदि 10 बराबर 1,80,000 है, तो 1 बराबर कितना होगा, 18,000 होगा। तो 7 बराबर कितना होगा, 1,26,000 हो जाएगा। तो कुल पुरुष साक्षर कितने हो गए, 1,26,000 हो गए। टोटल साक्षर कितने हैं, 1.5 लाख। उसमें से माइनस कर देंगे क्या, कि साक्षर पुरुषों की संख्या, तो हमको क्या मिल जाएगा, साक्षर महिलाओं की संख्या। ये आपका हो गया 24,000। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। देखिए अब क्या बोल रहा है, ये बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है
ना। ये आप लोग यदि समझ गए तो मान के चलिए कि इस टॉपिक से अब ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे एग्जाम में ना बने। तो देखिए ये क्वेश्चन है, क्या है, क्या बोल रहा है कि एक शहर की जनसंख्या 9,000 है। यदि पुरुषों की संख्या 8% और महिलाओं की संख्या 5% प्रतिशत की वृद्धि हो तो जनसंख्या 9,600 हो जाती है, हो जाएगी। तो शहर में पुरुषों की जनसंख्या कितनी है? हमको क्या बोल रहा है कि वर्तमान में अभी संख्या कितनी है शहर की? 9,000। और ये बोल रहा है कि जो आपके पुरुष हैं, भैया किसी भी शहर की आबादी बढ़ती किससे है? पुरुष और महिला के कारण, है ना। इसमें तो कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। अब देखो क्या बोल रहा है कि पुरुष कितने बढ़ रहे हैं? 8%। महिलाओं में कितना वृद्धि दर देखा गया है? 5% का। और बोल रहा है कि ये जो 8% की वृद्धि पुरुषों में हुई है, 5% की वृद्धि महिलाओं में हुई है, इसका परिणाम क्या मिला है? इसका परिणाम हुआ है कि जो संख्या 9,000 थी वो कितनी हो गई? 9,600 हो गई। अर्थात कुल वृद्धि कितनी हुई? कुल वृद्धि कितनी हो गई? यदि ये 9,600 हो गई, ये 9,000 थी, तो कुल वृद्धि कितनी हो गई? यहां आपकी जो आपको कुल वृद्धि हो गई वो कितनी हो गई? 600। ये आपकी क्या है? कुल वृद्धि कितने की हो गई? 600 की। पहले 9,000 थी, 8% पुरुष और 5% महिलाओं के बढ़ने के कारण आबादी कितनी हो गई? 9,600 हो गई। तो पहले 9,000 था, अभी 9,600 हो गया। तो वृद्धि वृद्धि कितनी हुई? तो दोनों को माइनस कर देंगे तो कितना आ गया? 600। अब हमसे पूछ क्या रहा है यहां पास? तो पुरुषों की जनसंख्या पूछ रहा है। अब यहां आप देखिए, पुरुष में कितना बढ़ रहा है? 8%। महिलाओं में कितना बढ़ रहा है? 5%। क्या मैं इस 8 को 5 और 3 लिख सकता हूं परसेंट में? 5 + 3, और ये तो 5 है ही है। तो क्या अब आप ये बताइए कि यदि पुरुष और महिला में मिनिमम कितनी बढ़ोतरी होगी? मिनिमम 5% होगी। यदि मान लीजिए कि पुरुष को यहां से हमने 5% लिया और महिला को 5% लिया, तो मिनिमम 5% पुरुष भी बढ़ रहे हैं, महिला भी बढ़ रही हैं। तो यदि आप 9,000 का 5% निकालो, यदि आप 9,000 का 5% निकालो तो कितना हो जाएगा? देखिए ये हो गया आपका 9,000 और 5% निकालोगे, 5% निकालो तो कितना हो गया? ये कटा, ये कटा, 9 पन्ना 45, कितना आ गया? 450। अभी हमने कितना निकाला? 9,000 का 5% निकाला। महिला भी 5% बढ़ रही है और पुरुष पुरुष क्या है? 8% है, लेकिन हमने उस 8 में से अभी 5% बढ़ाया तो कितना आया? 450 आया। लेकिन कुल वृद्धि कितने की हो रही है? 600 की हो रही है। कुल वृद्धि कितने की हो रही है? 600 की हो रही है। और यदि हम दोनों को 5-5% बढ़ाते हैं तो कितनी हमको यहाँ पर कितना देखने को मिल रहा है? 450 देखने को मिल रहा है। तो कितना अंतर आ रहा है? देखिए यहां यदि हम 450 को माइनस कर दें तो कितना अंतर आपका आ रहा है? 150। तो अभी भी 150 क्या है? ज्यादा हो रहा है। 600 है और ये 450 है, तो अभी भी 150 क्या है? ज्यादा हो रहा है। तो ये जो 150 आपका ज्यादा आ रहा है वो किस लिए आ रहा है? हमने तो अभी क्या 5-5% बढ़ाया था, 5-5% बढ़ाया था तो 450 आया था। लेकिन पुरुष कितना है? 3% और बढ़ रहा है एक्स्ट्रा। पुरुष 3% और एक्स्ट्रा बढ़ रहा है। तो ये जो 150 की वृद्धि आपको देखने को मिल रही है ना, ये इस 3% के कारण देखने को मिल रही है। ये 3% के कारण आपको 150 की वृद्धि देखने को मिल रही है। यदि 3% बराबर 150 है, 3% बराबर 150 है, तो 1% बराबर कितना होगा बताओ? तो ये हो जाएगा आपका कितना? 50। यदि 3% बराबर 150 है तो काटोगे तो कितना होगा? 50। 1% बराबर 50। यदि 1% बराबर 50 है तो पुरुष कितने होंगे? 100% होंगे। यदि 1% बराबर आपका 50 है तो 100% बराबर कितना होगा आपका? 5,000। कितना दिया है आपका आंसर? ए, 5,000। अब मैं इसको दोबारा फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक बार ध्यान से समझिएगा। ये क्वेश्चन आपको इसमें भी पूछता है और कई बार आपने देखा होगा ना कि यदि किसी समूह में बतख और इंसान है, मतलब मान लीजिए घोड़े और आदमी, मतलब कुछ घोड़े और कुछ आदमी यात्रा कर रहे हैं, और यदि आपसे कहता है कि कुल पैरों की संख्या 400 है, तो बताइए उसमें से कुल पैरों की संख्या 400 है और आपको बोल देगा कुल सिरों की संख्या 400 है, तो बताइए कि इनमें से आदमी कितने हैं। जनरली इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, तो वहां इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। और इस कॉन्सेप्ट मतलब ये जब आपको परसेंटेज में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलता है तो वहां भी हम इस कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पास आपको समझाने की कोशिश की है। यदि आप समझ जाते हैं तो बहुत आसान तरीका है, अदरवाइज फिर क्या होता है कि माना कि एक्स और माना कि वाई करना पड़ता है। तो देखिए
क्या है, कुल संख्या आपकी 9000 है। फिर क्या बोल रहा है कि पुरुष 8% की वृद्धि हो रही है पुरुषों में और महिलाओं में 5% की वृद्धि हो रही है। तो मिनिमम हम कह सकते हैं कि मिनिमम 5% की तो हो ही रही है। यदि पुरुष में 8% है तो उसको 5 + 3 लिख सकते हैं, तो मिनिमम 5% की वृद्धि हो रही है। अब क्या बोल रहा है कि यदि 8% की वृद्धि होती है और महिलाओं में 5% की वृद्धि होती है तो परिणाम क्या मिलता है, जनसंख्या हो जाती है 9600। तो 9600 हो गई, पहले कितनी थी, 9000 थी, तो वृद्धि कितनी की हुई, 600 की वृद्धि हुई। अब हमने क्या करते हैं कि देखते हैं कि यदि हम पहले क्या करते हैं कि एवरेज मतलब 5% महिला और 5% पुरुष यहां से लेते हैं, इस तीन को छोड़ देते हैं। यदि सिर्फ 5% की वृद्धि करते हैं तो 9000 का 5% कितना आता है, 450। लेकिन वृद्धि कितनी है, 600। अभी भी क्या बच रहा है, 150। तो ये जो 150 बच रहा है वो किसके कारण बच रहा है, वो बच रहा है इस 3% के कारण। तो 3% बराबर कितना, 150। तो 1% बराबर कितना, 50। यदि 1% बराबर 50 तो 100% बराबर कितना, 5000। और ये 3% किसके कारण बढ़ रहा था, ये जो 3% की जो जो 150 की वृद्धि हो हमको देखने को मिल रही थी, इस 3% के कारण देखने को मिल रही थी। और ये 3% का जिम्मेदार कौन है, पुरुष है। इस 3% का जिम्मेदार कौन है, पुरुष है। तो 3% बराबर 150, 1% बराबर 50, तो 100% बराबर 5000। ये हो गया इसका तरीका सॉल्व करने का। तो दोस्तों बहुत ही आसान है। जन्म दर, मृत्यु दर, जनसंख्या वृद्धि कमी से जितने वैरायटी के क्वेश्चन हो सकते हैं मैंने आपको आज क्लास में सॉल्व करवा दिए। बस सिर्फ एक ही फॉर्मूला आपको यूज रखना है कि जो क्या आपका इनिशियल वैल्यू और ये आपकी फाइनल वैल्यू बराबर 100, और जो भी आपका वृद्धि या कमी होगी, यदि वृद्धि होगा तो आपको प्लस यूज करना रहेगा, कमी होगा तो आपको माइनस यूज करना होगा, और भाग में देंगे 100 और इसकी पावर कितना होगा, t। सिर्फ ये फॉर्मूला है और आपको इसी फॉर्मूले को यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। पूछता है कि वर्तमान की आबादी इतनी दी हुई है और आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट समय देगा, तो आपको निकालना क्या है, पूर्व की आबादी। पूर्व की आबादी देगा तो आपको इसको लिखना है और वर्तमान की आबादी पूछेगा, सिर्फ इतना ही करेगा। तो दोस्तों कंफ्यूज मत होना, नहीं समझ में आया होगा ये वाला कॉन्सेप्ट या कोई भी, तो एक बार वीडियो को दोबारा देखना। बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको क्वेश्चन बताया है और यहां से आप लोगों को निश्चित रूप से 2 क्वेश्चन तो देखने को मिलना तय है। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास में इतना ही था। फिर हम आगे परसेंटेज पे हमारी एक क्लास और होगी, जितने भी परसेंटेज के टाइप ऑफ क्वेश्चन हमारे छूटे हैं हम अपनी उस क्लास में कवर कर देंगे। तो परसेंटेज पर जो अब आने वाली क्लास होगी वो हमारी अंतिम क्लास होगी। इसके बाद हम साधारण ब्याज शुरू करेंगे। हमारे मैथ्स के सिलेबस में सिर्फ साधारण ब्याज दिया हुआ है, चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात नहीं किया है, इसलिए हम केवल साधारण ब्याज को सॉल्व करेंगे। और आप साधारण ब्याज को देखिएगा, मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि सिर्फ एक फॉर्मूले पर पूरा साधारण ब्याज केवल एक फॉर्मूले से सॉल्व करवाऊंगा। दूसरा फॉर्मूला आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। पूरा का पूरा साधारण ब्याज आप लोगों को एक ही फॉर्मूले पे मैं सॉल्व करवाऊंगा, ये मेरा आपको वादा है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।